बाकी अगर आप इसको हल्के पंजे से चलाते हो ना तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होती है भाई साहब टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो देख रहे हो अभी तक 8,356 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जिसमें से 300-400 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है। तो जो पीडीआई होती है गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग हब से लेके और स्टॉक यार्ड आने तक, वो पीडीआई में टाटा को थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई हमारे पास आई है टाटा की तरफ से दी ऑल न्यू टाटा सियरा। ये बिल्कुल इसका टॉप वाला मॉडल है और मुझे इस गाड़ी की जो प्राइस प्लेसमेंट है ना वो ठीक लगती है, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त भी नहीं है बट ठीक ठाक लगती है, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट में किया सेल्टॉस आ जाती है और इसी प्राइस सेगमेंट में आपके पास क्रेटा का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन कस्टमर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये वाली गाड़ी ली जाए, क्रेटा ली जाए, सेल्टॉस ली जाए। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे कि आपकी यूज के हिसाब से और ओवरऑल इस गाड़ी की जो ड्राइव एंड हैंडलिंग है और जो राइड क्वालिटी है वो किस तरीके की है, उसको भी कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे क्रेटा से या ग्रैंड विटारा से। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक से। गाड़ी का लुक मुझे पर्सनली काफी जबरदस्त लग रहा है। ये गाड़ी कुछ मिनी डिफेंडर जैसी लगती है। मतलब टाटा की जो डिजाइनर थे भाई, उन्होंने भी ये तक कह दिया था कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट और इससे अच्छी डिजाइनिंग जो है हम इस गाड़ी की नहीं कर सकते। और ये गाड़ी देखने में जबरदस्त लगती है, मतलब काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है। अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा लंबी गाड़ी यही है। व्हील बेस इस गाड़ी का बहुत जबरदस्त आता है और जो टायर साइज है भाई वो इस गाड़ी में आता है 19 इंच का। मतलब अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं जो 11.5 लाख रुपए का पड़ता है, उसके अंदर भी जो टायर साइज आपको मिल जाता है लगभग 17 से 18 इंच का टायर साइज मिल जाता है। और इस टायर साइज के साथ ऐसा नहीं है कि छोटा टायर साइज है तो उसकी राइडिंग क्वालिटी अलग होगी। वो गाड़ी भी चलाई और ये वाली भी गाड़ी चलाई है, दोनों की राइडिंग क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ नहीं आता। बस एक चीज है कि इस वाले मॉडल के अंदर जो सस्पेंशन है वो आपको एफडीडी सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सस्पेंशन होता है। मतलब जैसे रोड होंगे उसी के हिसाब से सस्पेंशन जो है वो आपका ढल जाता है। ये चीज आपको बेस मॉडल मिड वेरिएंट तक भी देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा की जो सस्पेंशन है ना वो आपको सिटी के हिसाब से एंड हाईवे के हिसाब से परफेक्ट मिलते हैं। और उसके बाद जब मैं इस गाड़ी को हाईवे पे ड्राइव करता हूँ तो वहां पे गाड़ी जब 80-90 क्रॉस करती है तो उसके बाद जो स्टेयरिंग है ना वो आपका हार्ड हो जाता है। तो ऑटोमेटिक जो स्टेयरिंग है वो हाईवे के हिसाब से ड्राइविंग को अडेप्ट कर लेता है। बाकी अगर आप इसका ये वाला मॉडल लेते हो जो टॉप मॉडल है, फीचर आप देख ही लीजिए। इसके अंदर आपको कनेक्टेड डीआरएल मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, पार्किंग सेंसर आ जाते हैं और साथ ही एडास आ जाता है जो आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट में सपोर्ट करता है। लेकिन कस्टमर ना अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से अनश्योर रहते हैं टाटा की टेक्नोलॉजी को लेके। इसका एडास तो इसके अंदर काफी जबरदस्त है, मतलब 22 ऑटोनॉमस फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर है जो हाईवे पे एडास नहीं यूज करते बिकॉज टाटा की गाड़ी के अंदर आता है। उतना जो कॉन्फिडेंस आता है ना टाटा के टेक को यूज करने में, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वो मिसिंग लगता है। मतलब मैं अगर इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाऊंगा ना तो मैं इस गाड़ी पे जो हायर टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है ना शायद उसको उतना कॉन्फिडेंटली ना यूज कर पाऊं जितना कि हुंडई की गाड़ियों में, किया की गाड़ियों में या फिर मारुति की गाड़ियों में यूज कर सकता हूं, क्योंकि इशू तो भाई थोड़े बहुत रहते हैं। ये तो मोटा मोटा बाहर से हो गया। अब बात करते हैं भाई ओवरऑल गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स की और इसका जो इंजन है उसके बारे में। अब इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल 3 इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला इंजन ऑप्शन आ जाता है वो आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो आपको निकाल के देता है 116 bhp और लगभग 260 Nm का टॉर्क। डीजल इंजन के साथ टाटा की माइलेज भी बेटर है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो क्लेम करती है माइलेज 16 से 17 किलोमीटर, और ये लिटरली में 16 से 17 किलोमीटर की माइलेज जो है वो आपको डीजल पे दे देती है और जिसकी पावर जो है ना वो आपको इनफ लगेगी। दूसरा जो इंजन आता है वो आता है 1.5 लीटर का एनए इंजन, जो एटकिंसन साइकिल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो इसी वजह से जो इसका एनए इंजन है उस एनए इंजन के साथ आपको जो पावर परफॉर्मेंस चाहिए ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग मिलती है। कई सारे एनए जो कस्टमर है उन्होंने फीडबैक शेयर किया है कि गाड़ी जो है 80-90 के बाद पिकअप लेना बहुत कम कर देती है। और तीसरा जो इंजन आ रहा है भाई साहब वो आ रहा है ये वाला, जो है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो अभी तक अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर निकाल के देता है। मतलब 170 PS की पावर और लगभग 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो फील भी होता है। मतलब मैं अगर इस गाड़ी को फुल थ्रोटल के साथ दबाता हूं ना तो लिटरली जो परफॉर्मेंस का पंच आता है ना पूरी कस्टमर को अंदर फील होता है कि हाँ गाड़ी जो है काफी जबरदस्त पिकअप के साथ आगे बढ़ रही है। और वहीं गियर बॉक्स की बात करते हो तो जो 1.5 लीटर का एनए इंजन है उसके साथ एक डीसीटी गियर बॉक्स आता है और डीसीटी गियर बॉक्स एनए के साथ मुझे परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। और जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है और डीजल के साथ भी टॉर्क कन्वर्टर आता है। और टॉर्क कन्वर्टर जो है सिटी के हिसाब से, हाईवे के हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब टाटा को ये तो पता था कि जो कस्टमर है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से डीसीटी गियर बॉक्स सिटी में परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए टाटा ने जितने भी दो इसके जो टर्बोचार्ज इंजन है डीजल वाला और पेट्रोल वाला दोनों के साथ टॉर्क कन्वर्टर दिया है, ताकि इसकी जो रेंज है ना वो वाइडर ऑडियंस तक चली जाए। और ऑडियंस जो है आज की डेट में टॉर्क कन्वर्टर पसंद करती है, सीवीटी पसंद करती है और डीसीटी जो है कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डीसीटी हाईवे के हिसाब का परफेक्ट है और इंडियन रोड में डे टू डे लाइफ में बंदा हाईवे पे नहीं चलता है। तो ये तो हो गई कुछ इंजन की बात। अब बात करते हैं भाई साहब गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स की। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे अभी तक लगा है। मैंने क्रेटा भी चलाई है, मैंने सेल्टॉस भी चलाई है और मुझे इस गाड़ी का जो ड्राइविंग डायनामिक्स लगा है ना कुछ कुछ इक्वल ही लगा है। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहता है, देखिए टाटा की अगर आपने गाड़ी चलाई होगी ना तो स्टीयरिंग जो है बहुत ही ज्यादा लाइट रहता है टाटा की गाड़ियों का, और इसका स्टीयरिंग भी एक उंगली से घूम जाता है। मतलब सुपर स्मूथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना वो रहता है। एक दो चीजें है जो मुझे इसमें किया सेल्टॉस एंड हुंडई क्रेटा से अलग लगी कि जब गाड़ी को आप कॉर्नर पे काटते हो और वहां पे अगर आप स्पीड दे देते हो तो स्टीयरिंग मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। ये चीज क्रेटा एंड सेल्टॉस के अंदर मिसिंग है। उनका जो स्टीयरिंग फीडबैक है, अगर मैं इस तरीके से गाड़ी काटूं और रेस दूं ना गाड़ी की, तब भी जो गाड़ी हुआ है वो लेफ्ट ही जाएगी और राइट करते हुए गाड़ी जो है अपनी स्टेबल रहती है। ये थोड़ी सी मुझे अनस्टेबल लगी, अदरवाइज गाड़ी जो है ओवरऑल हाईवे के हिसाब से और सिटी के हिसाब से सस्पेंशन वाइज एंड इंजन वाइज एंड जो गियर बॉक्स है उसके वाइज बेहतरीन है। अब बात करते हैं भाई साहब गाड़ी के अंदर आने वाली कमियों की। देखिए आपको पता है कि टाटा के अंदर काफी सारी कमियां हैं जो कस्टमर ने नोटिस की है, हाईलाइट की है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारी कमियां है ना वो इनिशियल फेज में ही कस्टमर को आ रही है। जितनी भी न्यू टाटा सिएरा अभी तक लॉन्च हुई है, जिनकी गाड़ी बढ़िया चल रही है उनकी तो बहुत ही जबरदस्त चल रही है, लेकिन जिनकी गाड़ी के अंदर इशू आया है ना भाई साहब, उनको इनिशियल फेज में इशू आ गया है। और ये इशू क्या कॉल आउट करता है भाई, ये इशू क्लियरली कॉल आउट करता है पीडीआई इशूज जो टाटा की गाड़ियों के अंदर हो रहे हैं। गाड़ी को प्रोडक्शन से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद भी जब गाड़ी स्टॉक यार्ड में जारी होती है तो गाड़ी की अच्छे से पीडीआई होती है कि गाड़ी के अंदर इंजन टेक्नोलॉजी जो भी है सब कुछ परफेक्टली मैप्ड है या नहीं। लेकिन टाटा के अंदर मुझे ये दो तीन चीजें मिसिंग लगी है, क्योंकि कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आई है वो इंजन को लेकर आ रही है, कुछ कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर फॉल्ट आ रहे हैं। तो जो पीडीआई होती है गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग हब से लेके और स्टॉक यार्ड आने तक, वो पीडीआई में टाटा को थोड़ा और काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास ये गाड़ी आ गई, जैसे मैं इस गाड़ी को देख रहा हूं, अभी तक 8,356 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जिसमें 300-400 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है, और अभी तक मैंने गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी मेन इशू नोटिस नहीं किया है। और वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये एक फ्लीट व्हीकल है जो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है। हो सकता है कि इस गाड़ी के वो पहले से ही अच्छे से टेस्ट ड्राइव करके अच्छे से पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दिया हो, ताकि इसके अंदर ऐसे कोई नुक्स ना निकले। और ऐसे लिटरली गाड़ी के अंदर ऐसे कोई नुक्स भी नहीं निकाल के आ रहे। बट हाँ यही है कि जब भी आप टाटा की गाड़ी खरीदो उसकी अच्छे से पीडीआई करो, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, और जिस व्हीकल के लिए आप बुक कर रहे हो सकता है तो उसी की टेस्ट ड्राइव लो, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया गाड़ी के अंदर इशू क्या क्या है। मेनली जो इशू आता है वो इंजन नॉइस को लेकर है और टेक्नोलॉजी को लेकर है, उसको अच्छे से चेक कर लो। एक बार अच्छी गाड़ी अगर आपके हाथ में लग जाती है ना, तो भाई ये गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होती है। बाकी फीचर देखिए अब क्या क्या मिल जाते हैं। सबसे पहले जो कस्टमर कंप्लेंट कर रहे थे भाई वो इस चीज की कि ये हिलता है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये मेरे पास आई लिटरली मैंने देखा ये हिलता तो है, लेकिन इसका अलग ही फंक्शन है। हिलता क्यों है? क्योंकि ये बटन जो है वो काम करते हैं, ये दबते हैं, ये टच वाले नहीं है। अगर ये टच वाले होते ना तो एक बार कोई फिक्स हो जाता, क्योंकि फिर टच से हो जाता। अभी क्या आप दबाओगे तो देखो इधर से भी दबना चाहिए, उधर से भी दबना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है। बट इसकी वजह से ना जो फिटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें देखो मुझे कोई गैप नहीं लग रहा, राइट। ये ऊपर से एकदम अलाइंड है, यहाँ से देखो है ना, और यहाँ से भी एकदम अलाइंड है। तो ये बटन जो है ना, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, ये कहने वाली बातें होती हैं। बहुत सारे ट्रोल है टाटा सिएरा को लेके जो आपको दिख रहे होंगे, बट ये चीज परफेक्टली काम कर रही है। इंजन पुश स्टार्ट को लेके बोला था कि बहुत ही दूर बटन है, मेरे हिसाब से परफेक्ट प्लेसमेंट है पुश स्टार्ट की, इंजन प्लेसमेंट की। अगर रात है, लाइटें वाइटें बंद भी है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे हाथ रख के प्लस कर देना, और ये बड़ा कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ से आप इसके अंदर मल्टीपल ड्राइव मोड चाहते हैं वो ड्राइव मोड इसके अंदर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर आपको स्नो मोड मिल जाता है, सिटी मोड मिल जाता है, रफ मोड मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। गाड़ी के अंदर लेदर का यूज कंपनी ने बहुत जबरदस्त किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ी देखने में प्रीमियम लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे इसका ये सब लेदराइट है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है, और ये सब कुछ आपको लेदराइट देखने को मिलता है। और जो 3 स्क्रीन का लेआउट है ना इस वाले मॉडल में बहुत जबरदस्त है। इसकी जो क्लैरिटी है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मतलब इसकी इस टाइप की क्लैरिटी तो खैर मैंने अभी तक गाड़ियों के अंदर नहीं देखी। सुपर एचडी मुझे स्क्रीन लग रही है। बाकी AQI देखो आप, ये गाड़ी का दिखाता रहता है, अंदर अभी 3 AQI है, बाहर कैसा 100 के 200 के अराउंड होगा। TPMS आ जाता है, और सारे फीचर जो है आपको गाड़ी के यहाँ मिल जाएंगे। जब आप ये गाड़ी लोगे आप इसके फीचर लिटरली जान जाना। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो अगेन यहाँ पे भी सुधारी जा सकती थी, जैसे कि जो AC के कंट्रोल्स हैं ये भले ही यहाँ दे दिए हैं, बट ये यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज नोटिस करना, चाहे मुझे यहाँ से मैनेज करना हो चाहे मुझे यहाँ से मैनेज करना हो, ये सारा टच सेंसिटिव पैनल इसके अंदर दिया हुआ है। और ये टच सेंसिटिव पैनल अभी देखो आपको ना काफी ज्यादा आवाज आ रही होगी फैन की। अब अगर मुझे इसकी फैन की स्पीड लो करनी है ना, तो देखो ये वाला टच मुझे यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद फैन की स्पीड और यहाँ से हाई होगी। और जब मैं गाड़ी स्पीड पे चला रहा हूँ ना, तो मुझे तो भाई फोकस हटा के बटन दबाने ही पड़ेंगे। तो टाटा को थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर थोड़े बटन वाला फंक्शन दे दिया जाता तो ज्यादा बेटर है, जैसे कि सेल्टॉस के अंदर और जैसे कि क्रेटा के अंदर या ग्रैंड विटारा के अंदर टच सेंसिटिव कम है, और ज्यादातर जो पैनल है ना वो आपको पुश बटन वाले ही देखने को मिलते हैं। तो ये चीज है कि थोड़ा सा इसमें चेंज किया जा सकता था। बाकी ये भी देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। और AC गाड़ी का जो डुअल जोन AC आता है, जैसे उधर का AC अलग मेंटेन होता है, इधर का AC अलग मेंटेन होता है, भाई वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चलता है। और बाकी जो गियर नॉब है, बोलते थे कि इसके अंदर भी कुछ इशू है, हिलता है डुलता है, लेकिन यार ये मुझे कहीं से हिलता डुलता नहीं दिखाई दे रहा है। देखो मैं आपको लगा दिखाता हूँ, है ना, ये कहीं से नहीं हिल रहा है। ये चीज बड़ी अच्छे से प्लेस्ड यहाँ पे की गई है। बाकी इसके अंदर ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, तो इसलिए इसमें ड्राइव, न्यूट्रल एंड R आ रहा है। पेडल शिफ्टर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर गियर डाउन करना है, गाड़ी में इंस्टेंट पिकअप चाहिए, तो गियर डाउन करके आप इंस्टेंट पिकअप ले सकते हो। इसके अलावा वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिल जाता है, जिसकी स्पीड अगेन मुझे बहुत ज्यादा खास नहीं लगी। मैंने अपना फोन यहाँ पे चार्ज किया था, और जो उस स्पीड से नहीं चार्ज होता जितना कि जो एक बेहतरीन वाला वायरलेस आता है ना उससे चार्ज होता है। तो वैसे भी जितनी भी गाड़ी 20-15 लाख रुपए की आप बजट में लेते हो, उनके वायरलेस अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इसका भी नहीं करता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है ये स्पेस मिल जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हो। सीट जो है वो इलेक्ट्रिकल, और भाई ये आ जाती है आपकी वेंटिलेटेड सीट। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, सीट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, और दोनों
दोनों ही फ्रंट वाली सीट आपको वेंटिलेटेड वाली देखने को मिलती है। रियर वाली मैं चेक कर लूंगा है कि नहीं। यहाँ पे आपको देखो ये एलईडी वाले देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये चीज है, ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, जो आपने काफी उसमें देख लिया होगा, है ना। और ये काम आता है जब सनवाइजर को इधर लगाएंगे तब काम आएगा, सेम ही चीज उधर काम आती है। ओवरऑल जो गाड़ी का डैशबोर्ड थीम लेआउट है ना, वो बहुत जबरदस्त है। एक प्रीमियम फील तो ये गाड़ी भाई आपको कराती है। इसी ऊपर की जो सनरूफ है भाई, पूरी पैनोरामिक सनरूफ है। एक बार खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पूरी पैनोरामिक सनरूफ है जो पीछे तक जाती है और सारी खुल जाती है सनरूफ। जैसे मून रूफ भी आप कहते हो, तो उसका फंक्शन जो है बहुत जबरदस्त मिल जाता है। तो ये कुछ आपको ऐसी सनरूफ मिल जाती है टाटा की तरफ से भाई, अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है। इतनी बड़ी सनरूफ का वैसे कुछ करना तो बनता नहीं है, बट अगर आपके पास अपनी पार्किंग है जहां पे आप गाड़ी लगा सकते हो, उसके लिए सनरूफ बहुत जबरदस्त है। अब थोड़ा पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए पीछे भी आपको कुछ इस टाइप का स्पेस मिल जाता है और लग्जरी फीलिंग जो है ना, मुझे भाई यहीं से आने लगती है। ये जो इसका इंटीरियर का कलर है ना, थोड़ा सा व्हाइट कॉफी एंड अंदर ब्लैक कलर का, वो गाड़ी को एक अलग ही लुक प्रोवाइड करता है। बाकी सनशेड जो है इस वाले मॉडल में आ जाता है और ये इसके मिड वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी ये सब आपको जो है लेदराइट देखने को मिलता है जो बहुत जबरदस्त है। और सीट का जो सपोर्ट है ना, वो देख लो कितना जबरदस्त है। मतलब अच्छे खास 5 बंदे इसके अंदर बैठ के आ सकते हैं और ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी वाइड है अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा। तो 5 बंदों के लिए लॉन्ग राइड इस गाड़ी पर अच्छे से हो जाती है। ये वेंटिलेशन के साथ नहीं आती, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। रियर सीट जो है वो नॉर्मली देखने को मिलती है। बाकी एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ, ये देखो। और भाई सॉरी, आगे के साथ साथ पीछे वाली सीट भी आपको वेंटिलेटेड वाली देखने को मिलती है। मतलब मुझे तो फील हो रहा है कि इसके अंदर से हवा आ रही है, तो ये वेंटिलेशन वाली लग रही है पीछे वाली सीट भी। पीछे वेंटिलेशन वाली सीट आती है। चारों ही जो हेडरेस्ट है, 5 हेडरेस्ट इनफैक्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट मिल जाता है 65 वाट, यानी कि अगर लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है तो यहीं पे आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। और यहाँ से देखो आपको बॉस मोड मिल जाता है। इसको आगे पीछे करोगे तो ये सीट आपकी आगे पीछे हो जाती है। बाकी इसमें ये चीज नहीं आती, बट हाँ उसके अंदर ये चीज आ जाती है। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सीट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से और देखो 6 फुट हाइट के हिसाब से ना, इसमें हेडरूम भी आपको इनफ मिल जाता है। बावजूद के इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है, जिसके अंदर ये कवर जो है ना ऊपर वाला, देखो ये थोड़ा सा गर्म तो है, बट ऐसा नहीं है कि धूप बहुत ज्यादा अंदर आ रही है। और ये भाई मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में चिल्ड एसी कर देता है अंदर का एसी, काफी ज्यादा कामयाब है। आगे सेफ्टी का तो मैं आपको क्या ही बताऊं भाई साहब। एयरबैग आपको उधर भी दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है, पिलर एयरबैग दिख रहा है, तो काफी सारे एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। बूट स्पेस भी एक बार दिखाई देता हूं, तो जो पीछे वाला बूट स्पेस है ना, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाता है। स्पेस देखो गाड़ी के अंदर कितना है, मतलब कि अगर आपके साथ 2 छोटे बच्चे हैं ना, तो आराम से इसके अंदर आप कुर्सी उर्सी रख के ना बच्चों को बैठा के लेके जा सकते हो। अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और अब फाइनली बात करते हैं भाई साहब कि किन के लिए ये गाड़ी अच्छी है, आइडल हो सकती है। उसके लिए मैं अंदर चलता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी चलाते हुए आपको दिखाता हूँ कि किन के लिए बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बिना सीट बेल्ट लगाए इसका जो रियर टायर है ना वो स्किड करता है, गाड़ी आगे नहीं चलती है। और ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर भी नहीं लगाएगा तो नहीं चलेगी। मैं सीट बेल्ट अगर लगा लूंगा तो उसके बाद ये गाड़ी जो है आपकी पार्किंग से हट जाएगी और उसके बाद आप इसको ड्राइव पे शिफ्ट कर दो। अब जैसे ही ये ड्राइव पे शिफ्ट होती है ना, उसके बाद गाड़ी देखो आपकी चलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बिना दबे दुरे गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी साइलेंट है, आपको आवाज आ रही होगी अभी। गाड़ी जो है ना काफी ज्यादा साइलेंट चलती है। और सामने एक छोटा सा आपको ब्रेकर भी दिख रहा होगा, उस पर दिखाते हैं गाड़ी कैसे कूदती है, देखो। मतलब जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल सिटी के हिसाब से परफेक्ट है। आप इसको अगर हाईवे पे भी लेके जाना चाहते हो, आप इसको सिटी में लेके जाना चाहते हो, दोनों के हिसाब से गाड़ी जो है परफेक्ट है। अगर आप इसका टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरिएंट ले लेते हो, एनए के साथ अगर आप डीसीटी ले लेते हो, तो उसके साथ भी गाड़ी जो है आपको ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस और माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी जो टर्बो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है ना, देखिए ये इंजन अच्छा है। टॉर्क कन्वर्टर आपको इनिशियल फर्स्ट एंड सेकंड गियर की पावर बहुत जबरदस्त दे देगा, लेकिन बीच में जो लैग आता है ना गियर शिफ्ट होने में, वो लैग इसमें फील होता है। बाकी अगर आप इसको हल्के पंजे से चलाते हो ना, तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होती है भाई साहब टॉर्क कन्वर्टर के साथ, जो डीसीटी के अंदर मुझे कई बार मिसिंग लगती है। और ट्रैफिक के हिसाब से भी ये गियर बॉक्स बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि किन के लिए बेटर है, तो देखिए भैया, वो कस्टमर जो डेली ऑफिस आते जाते हैं, राइट, और ज्यादातर जो ट्रैफिक के अंदर ही रहते हैं, तो फिर आप इसका 1.5 लीटर का एनए इंजन आप देख सकते हो। और 1.5 लीटर का एनए इंजन डीसीटी के साथ मत लेना, वो आप एनए के साथ ही लेना, तब वो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरे आ जाते हैं भाई वो कस्टमर जिनकी फैमिली बड़ी है। बड़ी फैमिली मतलब जिनकी फैमिली में 5 लोग हैं और ज्यादातर वो फैमिली के साथ ही ट्रेवल करते हैं, उनके लिए भी ये गाड़ी परफेक्ट रहेगी। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्पेस कंपैरेटिवली किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा से ज्यादा मिल जाता है। और सिटिंग कंफर्ट भी मुझे इसका ग्रैंड विटारा से तो बेटर लग रहा है। किया सेल्टोस का सिटिंग कंफर्ट भी ठीक है, बट उसी लेवल का कंफर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। और भाई चौथे आते हैं वो लोग जिन्हें चाहिए पावर परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त, तो फिर आप इसका डीजल वेरिएंट ले सकते हो 1.5 लीटर का, जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। भले ही नंबर वाइज उसमें आपको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस दिखती हो, लेकिन जब आप उसको हाईवे पे चलाओगे, उसकी रिफाइनमेंट और उस गाड़ी का जो पावर परफॉर्मेंस है ना, वो आपको अलग ही लेवल का दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है माइलेज। डीजल आपको पेट्रोल से ज्यादा माइलेज हमेशा निकाल के देता है। और इसका जो इंजन है उसके अंदर आपको ज्यादा यूरिया पूरिया का तामझाम भी नहीं देखना। बस ये इंश्योर करना है कि जब भी आप डीजल को हाईवे पे लेके निकलो, तो अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड पे कम से कम 20 से 25 मिनट चलाओ, ताकि जो भी सूट वगैरह जमता है आपकी गाड़ी में वो ना जमे। तो भाई यही था एक वीडियो दी ऑल न्यू टाटा सिएरा का। कैसा लगा यार कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।